हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसमें क्या क्या फीचर्स थे, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे, वुडरो विल्सन ने कौन से 14 पॉइंट्स दिए थे, सेंट्रल पावर्स कौन सी थी, एक्सिस पावर कौन सी थी और इस ट्रीटी में क्या हुआ, जर्मनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा और ये ट्रीटी हार्श ट्रीटी क्यों थी और इस ट्रीटी की वजह से वर्ल्ड वार 2 कैसे स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई, तो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इस ट्रीटी को सारा इसका एनालिसिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की हम बात करें तो ये 28 जून 1919 को होती है बिटवीन द इम्पीरियल जर्मनी एंड द यूरोपियन पावर्स, जो कि हमारे पास लड़ रही थी आपस में। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह की ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब देखें दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का जो वर्ड है वर्साइल्स, ये कहाँ से आता है? तो ये बेसिकली फ्रेंड्स पेरिस के नज़दीक वर्साइल्स पैलेस है, एक महल है जिसको पैलेस ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। तो वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी 28 जून को। तो इस वजह से इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल, क्योंकि वहाँ पे सारी जो थी जो जो विक्टर्स पावर्स थी उन्होंने बैठ के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी और वो ट्रीटी साइन हुई थी। और फ्रेंड दूसरी बात ये है कि ये 28 जून को हुई है, लेकिन ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली 1919 दो फ्रेंड्स जो हुई है, तो ये बेसिकली जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। मीन जनवरी से लेके जून तक ये सारी डिस्कशन चलती रही थी कि कैसे हमने इस ट्रीटी को साइन करना, क्या क्या इसमें पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से इसमें मीन्स जो जीते हुए लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो वो सारा इसमें डिस्कस होता रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके आते हैं हम बैकग्राउंड पे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ये साइन होती क्यों है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या पस मंजर है, वो उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है और वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होने के बाद एक जो थी आपके पास सेंट्रल पावर्स और एक साइड पे थी आपकी एक्सिस पावर। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है, तो उसके जो वर्ल्ड वार 1 एंड होती है, एक पावर्स जीत जाती है और एक पावर्स हार जाती हैं। तो उस एंड होने के बाद तो फ्रेंड्स जो जीती हुई पावर्स होती हैं वो ये ट्रीटी साइन करती हैं ताकि दोबारा से वार ना हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात है कि जो वार थी ये स्टार्ट होती कैसे, इसका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, स्पार्किंग जो होती है, वार स्पार्क होती है, स्टार्ट होती है, इग्नाइट होती है, वो कहाँ से होती है? वो बेसिकली फ्रेंड्स ये होता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर जो है उस वक्त जो होता था, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर, तो उसका दोस्तों जो थ्रोन का जो हेयर था, जो वारिस था, जिसने किंग बनना था, उसकी फ्रेंड्स होती है असैसिनेशन। ठीक है, उसका नाम था फ्रेंड्स आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की जो असैसिनेशन होती है तब फ्रेंड्स ये वॉर स्टार्ट होती है और इस वॉर में पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है, इंडल्ज हो जाती है एक तरह से। वो सारी दुनिया आपस में फ्रेंड्स अलाइज बन जाते हैं डिफरेंट, और फिर वो वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह करके फ्रेंड्स ये वॉर स्टार्ट होती है, इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज होती है, तो इसको वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेन पावर्स होती है, वैसे तो पूरी दुनिया ही इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो मेन 2 पावर्स होती हैं, एक होती है एक्सिस पावर और एक होती है सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में आपके पास आता है ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और इसके साथ आपके पास आता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जहाँ से वॉर स्टार्ट हुई थी। और उसके अगेंस्ट होती है एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स में आपके पास फ्रांस होता है, रशिया होता है, ब्रिटेन होता है। ठीक है, और बाद में यूएस भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और जो इटली था वो पहले सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था, लेकिन बाद में वो अपनी साइड चेंज करके एक्सिस पावर्स की तरफ चला गया। तो फ्रेंड्स ये थी वॉर। अब फ्रेंड्स जब ये वॉर एंड हुई तो डिफरेंट इसमें ना चीज़ें डिस्कस की गई। सबसे पहले जो थे ना यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने कहा ये 14 पॉइंट्स जो हैं हमारी तरफ से, अगर इनको आप इन्वॉल्व करेंगे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, काम करेंगे, तो वो अच्छी ट्रीटी होगी और आगे दोबारा से वॉर नहीं होगी और एक पीस कायम होगा। तो उन्होंने डिफरेंट 14 पॉइंट्स दिए थे जिनको हम डिस्कस करेंगे और सारी सारी चीज़ें बारी बारी इसको मतलब समझेंगे। तो वो 14 पॉइंट्स क्या थे? उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट था कि नो सीक्रेट ट्रीटी, कोई भी सीक्रेट ट्रीटी नहीं होनी चाहिए। जो भी डिप्लोमेसी हो, जो भी ट्रीटी हो, वो पब्लिक रिकॉर्ड पे हो, वो पब्लिकली हो, सबको उसका पता हो। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये की थी। दूसरा इसमें उन्होंने कहा था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मीन कोई ट्रेड के ऊपर बैरियर नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड हो, मतलब इजी टू ट्रेड हो, सब नेशंस में, तमाम कंट्रीज में, यूरोप में ट्रेड करना आसान हो। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही थी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि फ्री सी नेविगेशन, मीन सी के ऊपर सब जो है ना, जो शिप्स होती हैं, जो बोट्स होती हैं, जो मतलब ट्रेड होती है वो करनी आसान हो। कोई मतलब ये ना हो कि हमारी सी है, मतलब जो समुंदर है, सी है, ओशन है, तो वहाँ पे इजीली लोग ट्रेड कर सके, उनमें इश्यूज ना आए। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स में जो थी फोर्थ आई थिंक बनती है, तो वो ये था कि ना
अब्सटेन फ्रॉम आर्म्स, मीन आर्मामेंट ना हो, मीन्स और वेपन्स के ऊपर काम ना किया जाए। जो अपनी जो वेपन्स हैं, ये जो मिलिट्री के लिए जो सारे वेपन्स चाहिए होते हैं, वो सारे उसकी जो बनती है कंस्ट्रक्शन, तो उसको कम किया जाए। मीन्स वॉर के लिए जो वेपन्स हैं, जो आर्म्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, उनको कम किया जाए ताकि वॉर के चांसेस कम हो। एक ये बात होती है। दूसरा ये होता है कि जो रशियन ने टेरिटरीज लॉस की थी उसको वो वापस रिटर्न की जाए, तो इसमें आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि जो अंपायर था, ऑटोमन अंपायर, उसमें जो डिफरेंट अंपायर उसको खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो मतलब वो ले सकते हैं। मीन्स वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने उसमें डाला। तो उन्होंने कहा कि उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया कि आप अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, आपके पास इंडिपेंडेंस है, या किसी के साथ लिंक होना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। तो इस तरह ऑटोमन अंपायर जो था उसको मतलब उसकी डिवीजन हो गई, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, तो ये इसमें था। और इसके साथ अब दोस्तों ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ भी यही हुआ कि उसमें जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे या डिफरेंट उसमें नेशनलिज्म का जो था, उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट, आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, इंडिपेंडेंस का राइट्स है, जो चाहे अपने जो है सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं और उसको गवर्न कर सकते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये कहा गया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये था कि जो बेल्जियम है उसको फ्री किया जाएगा। बेल्जियम एक सेपरेट जो है वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है, उसके पास वो राइट है। इसी तरह बेल्जियम के साथ उसको जो पोलैंड था उसको भी राइट दिया गया कि वो फ्री है, वो उसके ऊपर किसी कोई मतलब कब्जा नहीं है, तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है। तो उसको भी इसमें कहा कि वो बनना चाहिए उसको। इसमें ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट ये भी था कि दोस्तों कि एक ना जनरल एसोसिएशन होनी चाहिए, लाइक मींस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको ख़त्म कर सके। मींस दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक लीग ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि वो होनी चाहिए ताकि हम फर्दर डिस्प्यूट से अवॉइड कर सकें। तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये एक पॉइंट भी इंक्लूड था। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें पॉइंट ये था कि जो इटली है उसकी जो फ्रंटियर्स हैं वो ड्रॉ की जानी चाहिए। मीन उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसमें जो डिफरेंट उसके इर्द गिर्द कंट्रीज में जो इटली बोलते हैं, इटालियंस बोलते हैं, तो उनको वो उसकी जो इटली की पूरी जो है ना वो फ्रंटियर्स शेप जो है वो डिफाइन की जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये था जो कॉलोनी थी डिफरेंट पावर्स के पास, उनका वो इम्पार्शियल और फेयर होनी चाहिए। मीन्स जिसको जो कॉलोनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन को उनको राइट करना चाहिए। जो कॉलोनी जिसके पास रहनी चाहिए वो रह सकती है मीन्स अपनी मर्जी से। तो मीन्स ये कहा गया कि इसमें ये इस तरह का हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि जो एल्सेस लोराइन था, ये रीजन्स थे एल्सेस और लोराइन, ये लोरेन, इन रीजन्स को कहा गया कि वो जो फ्रांस है उसको रिटर्न कर दी जाए, वो उनके रीजन्स हैं। तो ये उसमें कहा गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये था कि बाल्कन स्टेट्स थी, ठीक, उनको भी कहा गया कि आपके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है। मतलब ये एक प्रपोजल था, ये नहीं ऐसा होगा, ये उनकी एक तरह की प्रपोजल था। उनका कि ऐसा होगा तो फिर अच्छा होगा, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि ये अनरियलिस्टिक था, आइडियलिस्टिक बहुत था। तो उसमें ये कहा गया कि बाल्कन स्टेट्स को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देना चाहिए कि इंडिपेंडेंट हो सकें, अपना खुद डिटरमिन कर सकें, सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें। इस टाइम मैंने ऑटोमन एम्पायर का बताया कि वहाँ पे जो टर्क्स थे और उन टर्किश के अंडर जो रूल वो सारे कर रहे थे, उनको कहा गया कि आप जो है जो स्टेट्स थी, जो रीजन्स थे, उनको कहा गया कि आपके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, तो आप इजीली अपना जो है अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है या किसी के साथ लिंक होना है, इस तरह करके एक बनाना है। तो ये सारा फ्रेंड्स इसमें जो थे वो पॉइंट्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 14 पॉइंट्स थे जो कि वुड्रो विल्सन ने दिए, जो यूएस का प्रेसिडेंट था। ठीक है, जो कि एक्सेप्ट नहीं हुए, तो कुछ जो थे उनसे मान लिए गए उन्होंने, तो कुछ का नहीं हुआ क्योंकि फ्रांस को काफ़ी डैमेज हुआ था, तो इस वजह से। अब फ्रेंड्स में तो अब देखना है बिग फोर कौन से थे, जो चार मेन जो एक्सिस पावर्स थी। उसमें एक फ्रेंड्स यूएस था, वुड्रो विल्सन, दूसरा था ब्रिटेन का था जॉर्ज लॉयड, वो था, फ्रांस का था जॉर्ज क्लीमेंसो, वो था, और एंड पे था इटली का विटोरियो ऑरलैंडो। तो ये चार दोस्तों जो थे ना बंदे जो थे, मेन जो पावर्स थी, ये बिग फोर। तो वैसे तो ओवरऑल पूरी कंट्रीज थी 37 आई थिंक स्टेट्स या बहुत ज़्यादा थी जो कि इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन मेन लीडिंग पावर्स यही थी। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे जो जर्मनी था उसको काफ़ी जो था डिफीट हुआ था, काफ़ी उसको वो हार गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस ट्रीटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो एक ये भी है कि इस ट्रीटी में जर्मनी और वो जो बाकी सेंट्रल पावर्स है जिनको डिफीट हुई थी, वैंक्विश जो थे, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। मीन जो ट्रीटी जो थी वो सिर्फ वो जो विक्टर पावर्स थी, जो जीत हुए थे, उन्होंने की थी, और उन्होंने सिर्फ वो फार्मूला बना के उनके ऊपर इम्पोज करना था।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हार्श ट्रीटी होगी कि मैंने उनको कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी। और इसके साथ साथ जो रशिया था उसको भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि कम्युनिज्म चल रहा था और वो अनरेस्ट था, और वो सारा उसमें ना ज़ारिस्ट से वो शिफ्ट हो गई थी गवर्नमेंट दूसरी कम्युनिज्म की तरफ, और वो सारा रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। और इसके साथ जो जर्मनी थी और जो बाकी डिफीट पावर्स थी उनको तो बिल्कुल ही नहीं दी गई थी, क्योंकि उन लोगों के ऊपर वो ट्रीटी इम्पोज की जानी थी। तो इससे आप समझते हैं कि काफ़ी हार्श ट्रीटी थी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें फ्रेंड दोस्तों ये था कि जो ट्रीटी जो थी ना, इस ट्रीटी में ये था कि मेन बिग फोर ये पावर्स थी जो हमने को बता दी, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। इटली तो बाद में आया था, पहले वो एक्सिस पावर में नहीं था, सेंट्रल पावर्स में था। अच्छा, अब इन चारों जो कंट्रीज थे, जो चारों सुपर पावर्स थे, इनका अपने अपने ना सेल्फ इंटरेस्ट थे, और ये एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे थे। मीन ये बार कॉन्फ्रेंस कर रही थी, पेरिस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मीन बताया आपको जनवरी से स्टार्ट हुई थी 1919 से, और जून तक चली। मीन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ तक ये मतलब कल चलते रहे, क्या क्या करना है, क्यों नहीं करना, मतलब कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कि साहब एक पेज पे आए। तो बड़ी मुश्किल से एक पेज पे आ रहे थे, क्योंकि उनकी सबकी जो इंटरेस्ट थे ना आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे, आपस में उनका कन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो इस वजह से इनका एक पेज पे आना बहुत मुश्किल था। अब उनके कौन कौन से इंटरेस्ट थे जिनकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट आ रहा था या एक पेज पे नहीं आ रहे थे, उनको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या क्या इंटरेस्ट थे। सबसे पहले यूएस का और फिर ब्रिटेन का, फिर उसको देखते हैं। तो यूएस कहता था कि मैंने 14 पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप एक्सेप्ट करें, ये बेस्ट है। और एक से उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया था कि इस तरह वर्ल्ड चलनी चाहिए, इस तरह पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उन्होंने अपना वर्ल्ड ऑर्डर दिया कि इस तरह फॉलो करना चाहिए। ब्रिटेन का देखें तो ब्रिटेन ये कहता था कि क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री था, ठीक है ब्रिटेन, तो यूएस भी एक इंडस्ट्रियल कंट्री था। तो ब्रिटेन ये कहता था कि हम इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो जर्मनी है उसके ऊपर हार्श ट्रीटी नहीं लगानी चाहिए, इतनी स्वेयर ट्रीटी नहीं लगानी चाहिए, उसके ऊपर डेलिकेट या सॉफ्ट ट्रीटी लगानी चाहिए। मीन्स ऐसी पॉइंट्स हो जो वो इजीली फुलफिल कर सके, और हमें जर्मनी को रीबिल्ड करना चाहिए इकोनॉमिकली, ताकि बेसिकली क्योंकि जो था ना ब्रिटेन वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री था, तो वो ट्रेड करता था जर्मनी के साथ। जर्मनी इसका बहुत ही कह सकते पार्टनर था, जो उसे एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, तो वो उससे परचेज वगैरह होती थी, सेलिंग होती थी। तो उस वजह से वो कहता था कि जर्मनी के ऊपर जो है ना अभी जो है ना हमें इसको रिबिल्ड करना चाहिए, ताकि एक जो बेटर इकोनॉमी को देख रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी इटली की। इटली जो था वो कहता था कि मेरी पावर्स जो है ना एक्सपैंड करनी चाहिए, ताकि मैं भी बाकियों के बराबर आ सकूं, मेरी इक्वल पावर हो, बैलेंस ऑफ पावर हो जाए, मैं भी पावरफुल हूँ। तो अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहता था, टेरिटरी इंक्रीज करना चाहता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो चेंज करके आए तो उसको उतनी भी वो नहीं मिली थी, लेकिन वो अपना उसकी भी एक इंटरेस्ट था कि उसकी पावर्स एक्सपैंड करें, ठीक है। एंड पे थे फ्रांस। जो फ्रांस था ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही अगेंस्ट था जर्मनी के। वो कहता था कि जर्मनी को तो अब हमने बिल्कुल ही खड़ा होने देना ही नहीं है, जर्मनी को हमने इतना वीक करना कि वो खड़ा होते होते मीन स्टेबल होते होते उसको काफ़ी सदियां लग जाए। तो वो क्योंकि उसने ना जर्मनी ने जो फ्रांस है उसको काफ़ी डैमेज किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब किया था, तो इस वजह से फ्रांस काफ़ी गुस्से में था और उसका काफ़ी लॉस हुआ था। 500,000 मीन 5 लाख उसके सोल्जर्स थे, उसकी डेथ हुई थी, कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो वो उसको इकोनॉमिकली भी वीक करना चाहता था, मिलिट्री तौर पे भी वीक करना चाहता था, फाइनेंशियली तौर पे वीक करना चाहता था। तो उसने उसके ऊपर रेपरेशन लगाई थी, रेपरेशन ऑफ वार, मीन तुम्हें अब हर्जाना देना पड़ेगा, जो लॉस हुआ है हमारा तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस तरह वो ऊपर काफ़ी जो है ना हार्श टर्म्स कंडीशंस लगाई थी। और इसमें ये भी कहा गया था कि आपने इतना रेपरेशन जो है, इतनी जो लॉस हुआ है इसको अपने पूरा करना है, पैसे देने हैं, और आपको 15 ईयर्स के अंदर देना होगा। अगर आप देंगे तो फिर हम, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कुछ टेरिटरीज ले ली थी जर्मनी की, अगर आप हमारी वो रेपरेशन पूरी करेंगे तो फिर हम आपको वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेरिटरीज रिटर्न कर देंगे। तो इतना मीन्स उसके ऊपर सख्त किया गया था, मतलब मीन्स उसकी जो 50% जो आयरन इंडस्ट्री थी वो भी इनके पास आ गई थी, फ्रांस के पास, जिन्होंने हैंड ओवर कर ली थी। और काफ़ी हद तक उसको जो दोस्तों था ना काफ़ी मतलब डैमेज हो गया था। तो एक तो वो लॉरेंस जो था, लोरेन था, और वो जो लेसस था, एक वो टेरिटरी ले ली थी उनसे, जो कि उन्होंने कहा था जो 14 पॉइंट्स में भी थी। तो एक तो ये था, तो इसमें काफ़ी उन्होंने इस पर लगाए ऊपर थे, समझ लें सैंक्शन लगाए थे, काफ़ी इसके ऊपर टर्म्स लगाई थी। तो ये चारों के इंटरेस्ट थे जो कि आपस में क्लैश कर रहे थे, आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, ठीक हो गया। तो ये इसमें जो थी मेन बात थी। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये होता है कि जर्मनी के ऊपर हार्श ड्यूटी लगा दी जाती है। फ्रांस की बात मानी जाए तो फ्रांस काफ़ी तो समझ ले बलि का बकरा बना था, उसको काफ़ी डैमेज हुआ था, उसकी जो टेरिटरी वो यूज़ हुई थी उसमें सब जंगें लड़ी गई थी, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ था। तो उसके काफ़ी आर्गूमेंट्स है कि ये जो है ना उसकी बात मानी जाए। तो उसका प्रेफरेंस ये होता है कि जो जर्मनी के ऊपर हार्श टर्म्स लगाई जाती हैं वो ये होता है कि एक तो उसकी जो होती है ना मिलिट्री वो कम कर दी जाती है, 20 लाख से 1 लाख तक कर दी जाती है, ठीक है।
मतलब पहले 19 लाख तकरीबन थी, 19 लाख, फिर उसको 1 लाख तक रिड्यूस किया जाता है। फिर उसको ये कहा जाता है कि जो नेवी है वो भी कम हो उसकी, जिस तरह वो मिलिट्री आर्मी है। और थर्ड इसमें ये कहा जाता है कि उसकी जो एयर फोर्स है वो उसको अलाउ ही ना किया जाए, जो एयर फोर्स है वो उससे रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई कि आपके पास कोई एयर फोर्स ना हो। दूसरा ये था कि जो सबमरीन थी, जहाँ जो कि जर्मनी ने सबसे पहले इन्वेंट की थी या डिस्कवर की थी, सबमरीन को यूज़ किया था, उसको उससे जो थी वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप सबमरीन यूज़ नहीं कर सकते जो पानी के अंदर चलती हैं तैरती हैं, तो वो उसको अलाउ नहीं किया गया। दूसरा ये था कि फ्रेंड्स जो जर्मनी थी उसका 10% जो टेरिटरी थी वो उससे ले ली गई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताकि वो जो रेपरेशन था उसके ऊपर वो रखा जाएगा, जिससे रेपरेशन होगा तो हम आपको वो टेरिटरी दे देंगे। इसके साथ उसका रेपरेशन लगाएगा। और नेक्स्ट इसमें यह था कि गिल्ट क्लॉज, कि जो जर्मनी है सिर्फ वो ही इस सारी की सारी जो है तबाही, डिजास्ट्रस और डिस्ट्रक्शन और ये सारा का सारा जो तबाह हुआ है, सब कुछ मतलब नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, ये सारा का सारा जर्मनी है। तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम था तो उसको कहा गया कि सारी की सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जर्मनी की है। तो सारा का सारा उसके ऊपर थोप दिया गया, उसके ऊपर इम्पोज कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर ये था। और नेक्स्ट इसमें जो मेन पॉइंट ये भी था कि जर्मनी के जो तमाम कॉलोनीज थी वो उससे ले ली गई कि ये तुम्हारी कॉलोनीज अब नहीं है, वो उसको सरेंडर करना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये था इसके ऊपर जो आप कह सकते हैं कि मेन पॉइंट्स थे जो कि इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में तय हुए थे, डिफाइन हुए थे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जो ट्रीटी तो साइन हो गई, वर्साइल्स ऑफ ट्रीटी, पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, टर्म्स कंडीशंस वगैरह कह दी गई कि आपने ये करना, तो काफ़ी हद तक उसको बाउंड किया गया ताकि जर्मनी जो है वो बहुत ही वीक हो जाए। ठीक है, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या था और क्या हुआ वो अब हम इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका इम्पैक्ट देखें तो इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे देखें ना, अब जिस वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई मैंने आपको बताया, तो कैसे स्टार्ट हुई, इसमें ये था कि हंगरी जो ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर था उसका जो फर्डिनेंड था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, फ्रांस फर्डिनेंड, तो उसकी असैसिनेशन हुई थी। तो असैसिनेशन किसने की थी? वो असैसिनेशन की थी सर्ब, एक नेशनलिस्ट था, एक पर्सन था गैव्रिलो प्रिंसिप, जो कि ब्लैक हैंड सर्बियन नेशनलिस्ट का पर्सन था, ग्रुप का था। तो उसने उसकी असैसिनेशन की थी ताकि जो सर्बिया किंगडम के आउटसाइड जो सर्ब लोग रह रहे हैं वो उनको यूनाइट किया जा सके। तो वो उसने ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के जो थ्रोन जिसको मिला था, हेयर को, जो तो वारिस था, जब जिसको प्रेसिडेंट था, उसको जो मिलना था उसकी उसने असैसिनेशन की थी। सर्ब के जो बंदा था वो जो एक नेशनलिस्ट था, गैव्रिलो प्रिंसिप, तो अब उसने उसकी की थी ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के जो थी हेयर, उसकी असैसिनेशन की थी। तो इस वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर ने वार डिक्लेयर कर दी सर्बिया के अगेंस्ट। तो क्योंकि डिफरेंट ट्रीटी से डिफरेंट जो कंट्रीज थे वो लिंक थे आपस के साथ, उस तरह पूरी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो ये जो पॉइंट था मेन जो कि इंक्लूड किया जाना चाहिए था कि जो सर्बिया था उसकी वजह से मेन पॉइंट स्टार्ट हुआ था, तो उसको इग्नोर किया गया और सारी की सारी जो थी कह सकते हैं कि जो ब्लेम था, सारा का सारा जो इल्ज़ाम था वो जर्मनी के ऊपर लगाया गया। तो कि लगाया गया तो इससे ये हुआ कि जर्मनी के जो लोग थे काफ़ी फ्यूरियस, काफ़ी गुस्से में थे और काफ़ी रिसेंटमेंट थी उनकी कि हमारे ऊपर ही सारा कुछ क्यों लगा दिया गया, बाकी भी चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनको आपने काउंट क्यों नहीं किया। फिर उसमें ये था कि 132 बिलियन जो गोल्ड रिच मार्क्स था इसके ऊपर लगाया गया रेपरेशन, मतलब ये वहाँ की जर्मनी की करेंसी है रिच मार्क्स, तो वो 132 मिलियन जो गोल्ड था रिच मार्क्स उसके ऊपर लगाया गया। तो इतना ज़्यादा था कि वो पे ही नहीं कर सकता था। ठीक है, और वो उनको भी पता था एक्सिस पावर्स को, तो काफ़ी मुश्किल था। तो इस वजह से जो थे ना, जो इकोनॉमिस्ट थे, मेयर जो थे कीन्स, वो कहते हैं कि ये जो है ना रेपरेशन बहुत ज़्यादा है, जो पूरी नहीं कर सकता जो है जर्मनी। अगर वो पूरी कर भी देगा तो इससे यूरोपियन जो इकोनॉमी होगी वो सारी की सारी कोलैप्स हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी सही। तो इस तरह के फ्रेंड्स ये तो था, इसका इम्पैक्ट पड़ा था क्या कि जर्मनी काफ़ी मतलब उसकी इकोनॉमी बैड हो गई थी और बैठ गई थी, तो काफ़ी डैमेज हुआ था। नेक्स्ट ये था कि फ्रेंड्स जो थे ना जर्मनी, उसके अंदर एक तरह की ना नेशनलिज्म और रिसेंटमेंट की काफ़ी फीलिंग स्टार्ट हो गई थी। मीन्स वो काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे अपने लीडर्स की जो रिप्रेजेंट कर रहे थे जर्मनी को, जो अपने ट्रीटी साइन क्यों की। तो वहाँ पे एक स्टेप बैक की भी जो थी ना एक मिथ कैसे नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था कि हमें पीछे से जो है ना खंजर खोपा गया या वो चाकू मारा गया। तो वो काफ़ी कह रहे थे कि हमें धोखा दिया गया हमारे लीडर्स ने। तो इस तरह करके आप कह सकते हैं कि एक तरह का नेशनलिज्म का जो है फीलिंग वो स्टार्ट होती है, और मतलब लोग जो होते हैं काफ़ी गुस्से में होते हैं और काफ़ी उनके अंदर सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह फिर ये होता है कि रिसेंटमेंट होती है, काफ़ी मतलब गुस्सा होता है लोगों के दरमियान। तो इस तरह एक तरह से जो
हिटलर था, अडोल्फ हिटलर, उसको एक जगह मिलती है, एक स्पेस मिलती है कि अपनी एक पोजीशन बनाए, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर वो पावर को सीज करता है, जिससे पता है आपको, फिर आपको वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट करता है, और वो वर्ल्ड वार 2 वर्ल्ड वार 1 से भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो इस तरह का कह सकते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, ये बेसिकली कोई ट्रीटी मतलब पीस वाली नहीं थी, बल्कि इससे और जो है नुकसान हुआ। वर्ल्ड वार 2 ये इससे मतलब स्टार्ट हुई, और ये उन्होंने एक स्पेस दी कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो। तो इस तरह के फ्रेंड्स, जर्मनी का जो था मेन जो था कंसर्न था इसके ऊपर, आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा था और एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स थे। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो नाजी जर्मनी, जो नाजी पार्टी थी, एडोल्फ हिटलर, उसने इसको एक्सप्लॉइट किया, इस फीलिंग्स को यूज़ किया, और वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई। पूरी दुनिया फिर से अगेन जो थी वो दोबारा से नुकसान बेयर करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था सारा के सारा वर्ल्ड वार 1 का सारा मैंने देखा, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। वी विल मीट सून। टिल देन, गुड बाय।